हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज से हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 11-12 का कोर्स भी स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का, जो कि बेसिक होता है। अगर हम क्लास 11-12 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स भी उसके साथ साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे तो हम लोगों को इकोनॉमिक्स समझने में ज़्यादा हेल्प होगा। ये मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट करके इसको डाल दूँगी और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊँगी, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, वो जो क्वेश्चंस है मैं एक सेपरेट वीडियो डाल के वो सारे आपको सेंड कर लूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंस 1947-1990। तो बेसिकली हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो पॉलिसीज़ जितना भी है इंडियन इकोनॉमी का, वो 1947 के बाद, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रिटिश रूल से पहले भी इंडिया का अपना एक इकोनॉमी था। बेसिकली वो जो इकोनॉमी था वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा भी हमारे जो कंट्री के जो इकोनॉमी में अदर्स फैक्टर्स भी थे। जैसे कि हमारा कंट्री जो था वो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा था। वेस्ट बंगाल में एक टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस हो रहा था, मुस्लिन। उसका बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड था, वो उसका एक रॉयल वैल्यू भी था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए तो वो लोग क्या किए, हम लोगों का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो लो कर दिए। कैसे कर दिए? खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मशीन मेड प्रोडक्ट्स, उसका वो लोग प्रमोशन किए और प्रोटेक्शन किए कि हमारे देखो, अगर अच्छे क्वालिटी का कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही आता है, क्योंकि हमारे कंट्री का जो प्रोड्यूस हो रहा था वो अच्छे क्वालिटी के कॉटन से प्रोड्यूस हो रहा था और वो हैंडमेड होता था। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा लोग एंगेज रहते थे। तो उसका क्या हुआ कि उसका रेट भी ज़्यादा आता था। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या, उनका मशीनरी डेवलपमेंट ज़्यादा था, तो वो लोग सस्ते में सस्ता कपड़े बेचने लगे। जहाँ हमारे कपड़े का रेट ज़्यादा है, उनका उनसे 10 गुना कम आया। तो उनके कपड़ों का वो लोग प्रमोशन और प्रोटेक्शन करने लगे। और इंडिया का हालत ऐसा कर दिया कि इंडिया से उनको रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हुए, लेकिन हमारे यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस हुआ, अच्छा वाला कॉटन, उनके वहाँ पर वो रॉ मटेरियल बना के ले गए सारे कॉटन, और वहाँ से उन लोगों ने उनको लेकर कपड़े बनवाए और उसी कपड़े को हमें बेच दिए। तो इंडिया बिकम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो बीच में जो प्रोसेसिंग चार्जेस बनाकर वो लोग ज़्यादा मुनाफा ले गए, और हमारे जो लोगों का पर कैपिटा इनकम कैसे इंक्रीज़ होगा उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और तो और जैसे उन लोगों ने क्या किया कि हमारे जो आर्टिस्ट लोग थे, जो हैंडीक्राफ्ट्स में अपने लाइवलीहुड को जी रहे थे, उन लोगों को क्या हुआ, इनकम घट गया। क्योंकि ये लोग तो कॉटन को ले गए तो और सस्ते में अपना देश में वो मशीन मेड बनाकर बेच दिए, तो हमारे लोग वही खरीदने लगे, वही पहनने लगे। तो इनको ये लोग जॉबलेस हो गए। ऐसे ही भी हमारे कंट्री के जो 85% लोग थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे, और अभी जो जॉबलेस आर्टिशंस थे वो भी आ गए किसके अंदर, वो भी इसी एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गए। तो एग्रीकल्चर क्या हुआ, और ओवरबर्डन हो गया, और धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे डेटोरिएट करने लगा और स्टैग्नेंट हो गया। क्योंकि आगे जो ड्रेनेज सिस्टम था वो सब डेवलप नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर जितना भी लैंड था उसके ऊपर बर्डन बढ़ता चला गया। सम फैक्टर्स जो कि एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो थे, उनमें से पहला था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसको हम ज़मींदारी सिस्टम बोलते थे। क्या वो लोग एक एक ज़मींदार जुगाड़ कर दिए, और ज़मींदार का क्या करता है, लोग वो बड़ा ज़मीन रख लेता है और उसके अंदर छोटे छोटे फार्मर्स को बोलता है कि आप लोग काम करो और मुझे रेंट दो। प्रॉफिट क्या हो जाता है, प्रॉफिट ज़मींदार को जाता है, और डेट फिक्स होता रहता है, इसी दिन इतना मुझे दो।
तो ज़मींदार क्या करने लगा, धीरे धीरे शोषण करने लगा कि इतना रेंट दो, नहीं तो ज़मीन ले जाऊंगी, ये सब बोलकर जो एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। और क्या हुआ, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन। फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन मतलब वो लोग कैश क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए, और कैश क्रॉप जब इंट्रोड्यूस हुआ, लोगों को पता चला कि कैश क्रॉप का इतना डिमांड है, कैश क्रॉप सेल करने से हमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो लोग तो हमेशा ग्रेडी ही होते हैं, हमें अगर किसी से अच्छा बेनिफिट मिलेगा तो हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। लोग क्या करें, स्टेपल फूड प्रोडक्शन को कम कर दिए और फिर कैश क्रॉप्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिए। कैश क्रॉप्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने से क्या हुआ कि हमारे स्टेपल फूड का जो प्राइस है, स्टेपल फूड का प्रोडक्शन घट गया तो उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया। और क्या होता था, कैश क्रॉप के जो बेनिफिट्स का उसका कुछ परसेंटेज ब्रिटिश लोग भी ले जा रहे थे। और तो और वो लोग ड्रेनेज, फ्लड कंट्रोल, ये सब के ऊपर वो लोग ध्यान नहीं देते थे। तो जितना भी ये सब नेचुरल कैलेमिटीज़ होता था तो ज़्यादा बर्डन फार्मर्स के ऊपर बढ़ता जा रहा था। और तीसरा क्या हुआ उस टाइम 1947 में, जब इंडिया पाकिस्तान का क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, तो हमारा जो इंडस रिवर है, जो कि दूसरा बेसिन जिसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, हमारे इरिगेशन के लिए, वो कहाँ पर आ गया, वो पाकिस्तान के अंदर आ गया, इंडस ड्रेनेज सिस्टम। तो हमारे यहाँ जितना पानी आना चाहिए था इरिगेशन के लिए वो घट गया। तो इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन वो भी हमें हम पर किया। और क्या हम पर किया, हमारा जो ग्रैनरी ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, जो पंजाब और वेस्ट पाकिस्तान, वो हमारे सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया था क्योंकि इंडस रिवर वहाँ था। तो इसीलिए हमारा इंडिया का एग्रीकल्चरल आउटपुट और फूड सिक्योरिटी घटने लगा। और क्या है, लाहौर, कराची, ढाका, ये सब जो अभी पाकिस्तान के पार्ट है, वो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो सेंटर्स थे वो उसी एरिया में थे। जब ये सब पाकिस्तान के अंदर चला गया तो हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैम्पर हुआ। और कराची, जैसे आप लोगों को पता है, कराची एक फेमस पोर्ट है जो कि गेटवे, हमारा एक गेटवे की तरह काम कर रहा था, जिससे हम सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे थे। अब कराची जबकि पाकिस्तान के वहाँ पर चला गया तो हम लोग, हमारा जो कंट्रोल था उनके साथ ट्रेड करने के लिए, तो वो हम लोग भी लूज़ कर लिए। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन 1947 में हुआ, हम लोगों को कैसे अफेक्ट किया, अगर क्वेश्चन आया तो क्या बोलेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हम लोगों को ऐसे हम पर किया कि हमारा ट्रेड रूट और पोर्ट हैम्पर हुआ। ट्रेड रूट और पोर्ट याद रखना, पॉइंट नंबर 1 हमारा ट्रेड रूट और पोर्ट अफेक्ट हुआ। पॉइंट नंबर 2, इंडस्ट्रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ढाका, कराची, लाहौर में जो इंडस्ट्रियल सेंटर थे वो पाकिस्तान में चला गया। और वाटर रिसोर्स, जैसे कि इंडस का जो वाटर रिसोर्स है वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। और एग्रीकल्चरल जो हमारा ग्रैनरी ऑफ इंडिया बोला जाता था, वेस्ट पाकिस्तान और पंजाब को, वो भी पाकिस्तान के वहाँ पर चला गया। तो आज के लिए बस ये क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन में रिपीट कर लेती हूँ, व्हाई were the parts that went to Pakistan after partition was so important to India for economic point of view। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो पार्ट पाकिस्तान को चला गया इंडिया का, वो हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, ये क्वेश्चन। उसका आंसर क्या मैंने बोला, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, जो हमारा ग्रैनरी ऑफ इंडिया था वो चला गया, वाटर रिसोर्सेज, इंडस बेसिन, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाहौर, कराची और ढाका, और ट्रेड रूट्स जो कि कराची पोर्ट, उसी के बारे में लिखना है। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऐसे ही अपलोड कर दूंगी, एक शॉर्ट के, मेरे चैनल में एक शॉर्ट के माध्यम से अपलोड कर लूँगी, उसका आंसर, क्वेश्चन और आंसर
आपको उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखना है, ठीक है। हाँ, थैंक यू। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।